नमस्कार दोस्तों। भारत की एनआईए तहब्बुर राना को अमेरिका से लेकर के भारत आ गई। वो पाकिस्तानी मूल का था, लेकिन 26/11 के आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो सरगना था, उस डेविड हेडली को भारत लाने के लिए कोई प्रयास मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया? तहब्बुर राना हो या डेविड हेडली हो, जब हम इन दोनों में समीक्षा करते हैं तो भारत के गृह सचिव रह चुके पिल्लई कहते हैं कि तहब्बुर राना तो सिर्फ एक छोटा सा कारिंदा है, ओरिजिनल मास्टरमाइंड तो डेविड हेडली है। अब उसको क्यों बचाया जा रहा है? क्या यह मिला हुआ खेल है या सिर्फ एक साजिश है? किसकी साजिश है? कौन कर रहा है? और क्यों नहीं मुख्य आरोपी को लेकर आया जाता है? उसके लिए प्रयास होता है। उसे अमेरिकी सरकार भी रियायत दे देती है। फांसी की सजा हो रही थी, लेकिन सरकार ने उसे सरकारी गवाह बना करके अमेरिका सरकार ने उसे बचा लिया। तमाम दस्तावेज बताते हैं कि वो सीआईए के लिए काम करता था, डीप स्टेट के लिए काम करता था, और वो पाकिस्तान और दूसरों से मिल करके खेल करता था। वही तो था जो भारत में अमेरिकी इमिग्रेशन और सबकी स्वीकृति के बाद में भारत में आता था आर्थिक सलाहकार बनके, और जब सलाहकार बनके बिजनेस स्ट्रेटजी के थ्रू आता था और यहां आकर के आतंकी साजिशें रचता, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं सरकार उसे मुख्य आरोपी के तौर पर लाती है? पिछली सरकार डेविड हेडली को लाने के लिए तमाम प्रयास जब कर चुकी थी, तो उस प्रयास को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? इस सवाल खड़ा है कि असली को मत पकड़ो, छोटी छोटी से इधर उधर कर लो। पेड़ नहीं कटना चाहिए, पत्ते तोड़ लो। ये खेल क्यों हो रहा है? क्या इसका उस सीआईए का कनेक्शन तो नहीं है जो अरसों पहले लगता रहा है कि कैसे जनसंघ से लेके सबको सीआईए की फंडिंग होती रही है, और उस समय होती रही है जब आईएसआई और सीआईए एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तमाम खेल तस्दीक करने वाले। चलिए, अच्छा है वो आ गया। आकर के क्या करेंगे? असली आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, उससे जितनी पूछताछ होनी थी वो सारी हो चुकी। तो अब नया क्या है? कुछ नहीं। तो खेल को आप समझ सकते हैं। हमने अपना हेमंत करकरे जैसा इतना शानदार अफसर खो दिया था इसमें। ये वही हेमंत था जिसने भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से जुड़े हुए तमाम उन भगवा आतंकवादियों को पकड़ा था, जिनमें प्रज्ञा ठाकुर भी थी। तो क्या इस साजिश के जरिए हेमंत करकरे को मारने की प्लानिंग थी? देश में अशांति पैदा करने की प्लानिंग थी? और ये प्लानिंग किसकी थी? सीआईए ही इसको रच रहा था, जैसा सामान्य तौर पे होता है। क्योंकि हेडली 35 साल की सजा जरूर पाया है, लेकिन वहां वो इस तरह से एंजॉय कर रहा है जैसे वो अपने घर में रह रहा हो। मुझे इस पर एक किस्सा याद आता है। वो मेरा मित्र भी है, भले ही वो अपराधी है। तो वो बबलू श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते, तो वो सीनियर था मेरे से। तो वो बबलू श्रीवास्तव पकड़ा जाता है सिंगापुर में, और वहां से प्रत्यार्पित करके लाया जाता है। और जब से आया तो हिंदुस्तान की जेल में वो सारे नेटवर्क चलाता है। इसके मुकदमे कुछ सरकार ने, पुलिस ने दर्ज किए।
और इससे यह भी पता चला है वो किस किस तरह खेल करता था। ये वही बबलू श्रीवास्तव है जिसने गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी को किडनैप किया, फिर आखिर उसको राजा की तरह से जेलों में रखा जाता है। खेल को आप समझ लीजिए। अभी भी आपको पता है जिस तरीके से गुजरात की जेल में उस अपराधी को रखा गया है जो देश के अंदर तमाम जगह तमाम घटनाएं कर रहा है और उसका नाम कनाडा से अमेरिका तक सब कोई ले चुका है, मगर मोदी सरकार ने स्पेशल गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके उससे कोई पूछताछ करने, ट्रांजिट रिमांड लेने और कुछ पे रोक लगा रखी है। क्यों? कानून का शासन नहीं है क्या? ये सारी चीजें बाकी अपराधियों के लिए नहीं होती, लेकिन उसके लिए क्यों की जा रही? सरकार का वो दामाद है क्या? सब यह स्थिति आज पैदा है। सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे आतंकी कनेक्शन, इससे सीआईए कनेक्शन, इसके सीआईए के जनसंघ और आरएसएस से कनेक्शन, इसके आईएसआई के जरिए साजिशें रचने के कनेक्शन, वो सब सामने आ रहे हैं। तहकीकात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं इसको तहकीकात किया जाता है कि जिन केसेस को एनआईए ने अपने हाथ में लिया, तमाम हो, चाहे टेलर कन्हैयालाल की हत्या का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की गुफा यात्रा के दौरान आतंकी हमला कराने की साजिश रही हो, या पालघर से लेके और तमाम मामले रहे हो, उनको लिया और उन सबको ठंडे में डाल दिया। क्यों? उनमें जो निकले उनका बीजेपी कनेक्शन निकला, आरएसएस कनेक्शन निकला, तो साहब किसको बचाया जा रहा है? सवाल है, और ये सवाल रहेंगे। एक तरफ अपराधियों का पूरा गिरोह तैयार किया जा रहा है। अभी भी आप देख लीजिए, दिल्ली में कपिल मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मामले में दंगा भड़काने और कराने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का राउत कोर्ट ने आदेश दिया। उस आदेश के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस उसे बचाने के लिए सुपीरियर कोर्ट में चली जाती है और कहती नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए। पुलिस जिसका काम है जांच करना, वो कह रही जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? तथ्य हैं, सबूत हैं, दस्तावेजी हैं, वीडियो है, फिर भी नहीं होने चाहिए। समझा जा सकता है किसको बचाना है, क्यों बचाना है और कौन ये सब साजिशें रच रहा है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर है, आजकल कानून मंत्री भी है दिल्ली का। खेल को समझिए। इसी तरीके से आदित्यनाथ ने, जिन्होंने कई दंगे भड़काए थे उसी गोरखपुर में और तमाम चीजें कराई थी, उस मामले में जो एफआईआर थी और सारी थी, उन सबको उन्होंने 2 दर्जन से अधिक एफआईआर, अपनी जो मुकदमे थे उन्हें वापस करा दिया, खुद ही अपनी कलम से करवा लिया। तो आप सोचिए सरकार कहां जा रही और सरकार का साजिश में क्या हिस्सा है। इस सारे सबूत आज मौजूद हैं। हमने देखा है कैसे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उन सारे लोगों के खिलाफ जितने मुकदमे थे या जो भी कुछ था, क्रिमिनल केसेस थे, वो सब ये सरकार आने के बाद खत्म करा दिए। ये जिस साजिश को जन्म देता है वो ये बताता है कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी आतंकी अपराधियों के समूह सत्ता में आ गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने मुंबई में ऑर्डर किया था तमाम दस्तावेज देखने के बाद में कि सेबी और उसके तमाम लोगों समेत, अडानी समेत, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर तो दर्ज नहीं की, सीधे सेबी पहुंच गई कि साहब ये एफआईआर होनी नहीं चाहिए, जांच होनी नहीं चाहिए। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अदालत कहती है नहीं, जांच नहीं होनी चाहिए। जबकि हर जगह होता था जांच हो, ठीक है, सही होंगे तो बच जाएंगे, गलत होंगे तो आरोप होगा। तो यह दशा है, और जब यह दशा है तो आप सोचिए ये पूंजीपतियों का खेल है। और इसी पूंजीपतियों के खेल पे बात करता हूं कि अमेरिका की एक सांसद ने
अपनी संसद में कहा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद में टैरिफ करके जो खेल किया, उससे अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ कमाने का एक जरिया दिया और उससे कितना ज्यादा पैसा कमाया गया। और ये क्या किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बड़ा रूप है कि पूंजीपतियों ने अब सत्ता संभाल ली, वास्तव में बाकी सब चेहरे। तो यह बात डोनाल्ड ट्रंप की भी बात से साबित हो जाती है। वो अपने मित्रों से ही बात करते हुए कहते हैं कि देखा मेरे टैरिफ के उस गेम में कैसे इसने अरबों कमा लिए, अपने दोस्त के लिए कह। समझा जा सकता है ये खेल क्या होते हैं। हमने यही खेल कमोबेश भारत में तब देखे थे, वो जब नोटबंदी की गई, अचानक नोटबंदी करके, और किस तरह कहा गया काला जो है धन खत्म हुआ, न कुछ और खत्म हुआ। तमाम चीजें करने के बाद में चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी पैसा चला गया, रुपया चला गया, काला धन सफेद हो गया और मर गया आम आदमी, लूट गया। जीएसटी से भी ऐसे ही खेल किया गया और ये खेल लगातार जारी है। अब उसके बाद में गौतम अडानी समेत तमाम सारे ऐसे पूंजीपति हैं जिनको मोदी पोषित हैं, सत्ता पोषित हैं, और वो देश की हर चीज पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। सरकार करा रही। यही तो अमेरिका में हो रहा है। निश्चित रूप से इस मामले में नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हैं। उन्होंने ही यह विधि शायद सिखा दी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके पहले जब वो 4 साल राष्ट्रपति रहा तब उसने ये नहीं किया। अब आते ही वही काम शुरू किया और वही काम है जो मोदी ने करे। उसी कड़ी में यह सब कुछ चल रहा है। तो आप समझिए, कभी आतंकवाद बताएंगे, कभी काला धन बताएंगे, कभी कुछ और बताएंगे और आपको लूट देंगे। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमें सावधानी से देखना पड़ेगा कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। सरकार आपके लिए काम कर रही है या सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो अब देखने में यही आ रहा है कि चंद पूंजीपतियों की आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है और आपकी आमदनी बढ़ने का नाम लेने की बजाय घटती जाती है। आप बचाने के लिए परेशान। तो इस खेल को देखिए कि आपको लूट करके धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, और जैसे विकसित भारत ये कहते हैं वैसे वो अमेरिका के लिए कहता है। तो ये दोनों खेल जो हैं ये उसी तरीके से हैं। ये देश को लूट करके चंद पूंजीपतियों को सौंप देने का पूरा खेल है। और आपको इस मदारी के खेल में कि तहब्बुर राणा को देखते रहिए, आया ये आया, उसको कैसे लाया गया? उस प्लेन से लाया गया, विशेष विमान से, भारी भयंकर सुरक्षा और जितना करोड़ों रुपया खर्च किया गया लाने में। और आपको याद होगा हमारे देश के नागरिक डिपोर्ट किए गए थे, उनको किस तरह लाया गया था भूसे में। वो तो ना आतंकवादी थे ना कुछ थे, उन्हें ऐसे लाया गया था जैसे वो दुनिया के सबसे गए गुजरे लोग, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और जाने क्या क्या। यहां ये हो रहा है। यह अपने आप में सबूत है कि किस तरह से भारत में वह खेल चल रहा है जो देश की आजादी के वक्त में CIA समूह जो चाहता था, वही खेल अब हो रहा है। तब तो नहीं होने पाया, न नेहरू ने होने दिया, न इंदिरा ने होने दिया, न राजीव ने होने दिया, न और किसी ने होने दिया, लेकिन अब यह खेल पूरे नंगे रूप में आपको दिखाई देगा। तो अब आप समझ जाइए, आपको गुलाम बना के रखने के हर तरीके अपनाए जा चुके हैं। कब आपके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ेगी, इसका कोई आपके पास में टाइमलाइन नहीं है। तो ये जान लीजिए, डेटा कानून लागू होने जा रहा है। इसके बाद में हम जैसे लोग जो आपको सच बताते हैं, उनका भी बताना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल ही नहीं हो जाएगा, एक और कानून ला करके आपके घरों में घुस जाया जाएगा। इनकम टैक्स के कानून में बदलाव किया जा रहा है, जिससे आपके मेल, आपकी हर चीज, आपके पासवर्ड
बैंक अकाउंट, सब कुछ सरकार कब्जा कर दे। तो यह खेल है आपकी गुलामी का। इसीलिए राहुल गांधी बार बार सचेत करते हैं, आवाज बनिए, लड़िए, नहीं तो इस बुरे हालात में फंसिए। जय